हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग करेंगे क्लास 10 साइंस बायोलॉजी, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, और हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक ओपन हो गया है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। So far we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction. तो अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है कि अलग अलग स्पीसीज रिप्रोडक्शन के लिए कैसे अलग अलग तरीके यूज करते हैं। Let us now look at the species that we are most interested in, namely humans. आइए अब हम लोग उन स्पीसीज को देखते हैं जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिसमें कि ह्यूमंस आते हैं। ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल मोड का यूज करते हैं। हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? ये प्रोसेस कैसे काम करती है? लेट अस बिगिन एट एन अपेरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। तो हम लोग अपनी जो शुरुआत है वो एक ऐसे पॉइंट से करेंगे जिसका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। All of us know that our body changes as we become older. हमें पता है जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हमारी बॉडीज में चेंज आते हैं। You have learnt changes that take place in your body earlier in class 8th also. 8th क्लास में भी आपने इन चेंजेस के बारे में ही पढ़ा है जो आपकी बॉडी में आते हैं। We notice that our height has increased continuously from early age till now. हम लोगों ने नोटिस किया है कि हमारी हाइट लगातार इंक्रीज होती है शुरुआत से लेके अब तक। We acquire teeth, हमारे दांत आते हैं। We even lose the old, हम लोग पुराने दांतों को लूज कर देते हैं। So called milk teeth, जिन्हें हम लोग दूध के दांत बोलते हैं। And acquire new ones, और नए दांत हमारे आते हैं। All of these are changes that can be grouped under the general process of growth. ये सारे चेंजेस को हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं जिनको जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। इन विच द बॉडी बिकम्स लार्जर, जिसमें बॉडी का साइज बड़ा होता है। बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स, लेकिन टीनेज ईयर में जैसे कि आपके 12-13 ईयर्स को आप बोल सकते हो, a whole set new a whole new set of changes occurs that cannot be explained simply as body enlargement. एक कंप्लीट नया सेट चेंजेस का आता है जिसे हम लोग सिंपली ये नहीं कह सकते कि बॉडी का साइज बड़ा हो रहा है। Instead, the appearance of the body changes, proportion change, new features appear, and so do new sensations. बल्कि अब बॉडी का appearance चेंज हो जाता है, proportion बदल जाते हैं, नए फीचर्स आ जाते हैं और नई सेंसेशन यानी कि नई उत्तेजनाएं हमारे बॉडी में शुरू हो जाती हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो बॉयज और गर्ल्स दोनों में होते हैं। We begin to notice thick hair growing new parts of the body such as armpits and the genital area between the thighs. हम लोग देखते हैं कि थिक हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है बॉडी के कुछ नए हिस्सों में, जैसे कि आर्मपिट्स और जेनिटल एरिया के बीच के, जहाँ पे थाइस के बीच में जेनिटल एरिया होता है वहां पे हेयर की ग्रोइंग शुरू हो जाती है। विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर, जो कि रंग में थोड़ा डार्क भी हो जाता है। थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स, जो पतले पतले हेयर हैं वो लेग्स और आर्म्स पे आ जाते हैं। एज वेल एज एन ऑन द फेस, इवन फेस पे भी थिन हेयर्स अपीयर हो जाते हैं। द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम्स ऑयली, स्किन आमतौर पे ऑयली हो जाती है। एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स, और हो सकता है पिंपल्स भी होने शुरू हो जाएं। वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर बॉडी एंड दोज ऑफ अदर्स इन न्यू वेज, और हम लोगों को थोड़े से सचेत हो जाते हैं, थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, और हमें अपनी अपनी बॉडीज के बारे में जानकारी होनी शुरू हो जाती है और दूसरों की बॉडी के बारे में भी जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड, तो ये चेंजेस आपके जो बॉयज और गर्ल्स दोनों में कॉमन आते हैं उनकी बात है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, देर आर ऑल्सो चेंजेस दैट टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं जो बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंट होते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, लड़कियों में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है।
विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। उनकी ब्रेस्ट के टिप पे जो निपल होता है, स्किन उसका डार्क होना शुरू हो जाता है। ऑल्सो गर्ल्स बिगेन टू मैस्चुरेट एट अराउंड दिस टाइम, और इस टाइम पे गर्ल्स मैस्चुरेशन पे होनी शुरू हो जाती है, मैस्चुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। बॉयज बिगेन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस। बॉयज के चेहरों पे थिक संघने हेयर की ग्रोथिंग शुरू हो जाती है। एंड देयर वॉइस बिकम्स टू क्रैक, और उनकी आवाज क्रैक यानी कि उनकी आवाज भारी होनी शुरू हो जाएगी। फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिगिन टू बिकम इनलार्ज एंड इरेक्ट, और जो पेनिस है वो भी आमतौर पे बड़ा होना शुरू हो जाता है और सीधा होना शुरू हो जाता है। आइदर इन डे ड्रीम्स और एट नाइट्स, या तो दिन में ड्रीम्स में या फिर नाइट यानी कि रातों में। All of these changes take place slowly over a period of months and years. ये सारे चेंज धीरे धीरे होते हैं मंथ्स में या फिर ईयर्स में। They do not happen all at the same time in one person. ये सभी एक पर्सन में मतलब सेम टाइम पे नहीं होते। नो डू दे हैपन इन एग्जैक्ट एज, ना ही इनके होने की कोई एग्जैक्ट एज है। किसी के ये जल्दी हो जाते हैं, कईयों के ये लेटर स्टार्ट होते हैं। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली, कुछ लोगों में जल्दी होते हैं, एंड क्विकली और फटाफट। वाइल इन अदर्स, जबकि दूसरों में दे कैन हैपन स्लोली, ये धीरे धीरे होने शुरू हो सकते हैं। ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली आइदर, और हर जो चेंज हो रहा है वो कंप्लीटली मतलब कंप्लीट हो जाए क्विकली, ऐसा भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि thick hair on the face in the boys appears as a few scattered hair first, and only slowly does the growth begin to become uniform. पहले जो आपके हेयर आते हैं फेस पे बॉयज में, वो स्कैटर्ड होते हैं, कहीं कहीं पे होते हैं, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे वो पूरे फेस पे यूनिफॉर्मली फैल जाते हैं और थिक हेयर बन जाते हैं। इवन सो ऑल दीज चेंजेस शो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल। तो और इसके अलावा ये जो चेंजेस आते हैं अलग अलग लोगों में अलग अलग होते हैं। जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप्ड नोजेस और फिंगर्स, सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हेयर ग्रोथ और साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट और पेनिस। जैसे कि लोगों में अलग अलग शेप की नोज होती है, फिंगर्स होती है, उसी तरीके से हेयर ग्रोथ का पैटर्न या फिर साइज और शेप ब्रेस्ट और पेनिस का वो भी अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। ये जो सारे चेंजेस की बात की, हेयर ग्रोथ की या शेप और साइज ऑफ और ब्रेस्ट और पेनिस, ये सभी इंडिकेशन करते हैं कि अब आपकी बॉडी सेक्सुअल मैच्योरेशन में जा रही है, मतलब अब आप सेक्स करने के काबिल हो रहे हो। Why does the body show sexual maturation at this age? बॉडी इस उम्र में सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों शो करती है? We have talked about the need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out specialized function. हम लोगों ने ये बात की है कि स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स की जरूरत होती है मल्टी सेलुलर बॉडीज के अंदर, ताकि उनकी बॉडी में डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर सके। The creation of germ cells to participate in sexual reproduction is another specialized function. जर्म सेल का क्रिएट हो करना जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो भी एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। And we have seen that plants develop special cell and tissues type to create them. और हम लोगों ने देखा है कि प्लांट्स स्पेशल सेल और टिश्यू डेवलप करते हैं अपने आप में, ताकि वो इन जर्म सेल्स को क्रिएट कर सके। जैसे हमने देखा था पिस्टिल और स्टेमिन की बात की थी। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यूज फॉर दिस पर्पज। जो ह्यूमन बीइंग है वो भी इस पर्पज के लिए स्पेशल टिश्यू डेवलप करता है। However, while the body of the individual organism is growing to its adult size, लेकिन कहता है जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो ग्रोथ कर रही होती है अपने एडल्ट साइज में, द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टिंग एट अचीविंग दिस ग्रोथ। तो बॉडी के जो रिसोर्सेज होते हैं उनका मेन यही होता है कि वो इस ग्रोथ को अचीव कर सकें। While that is happening, the maturation of the reproductive tissues is not likely to be a major priority. जब ये हो रहा होता है तो रिप्रोडक्टिव टिश्यू का मैच्योर होना ये एक मेजर प्रायोरिटी में नहीं आता।
Thus, as the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissues begin to mature. तो जो बॉडी का जो जनरल ग्रोथ का रेट है जब वो स्लो होना शुरू हो जाता है, तब रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं. दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी. और इस पीरियड को जिसमें रिप्रोडक्शन करने के लिए सेक्सुअल मैच्योरेशन आ रहा है उसको हम लोग टाइम पीरियड को प्यूबर्टी बोलते हैं. So how all the changes, so how do all the changes that we have talked about link to the reproductive process? तो हमने जितने चेंजेस की बात की है वो सारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से कैसे लिंक्ड हैं. We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. हमें याद रखना चाहिए कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि दो इंडिविजुअल के जर्म सेल जो है उनको इकट्ठा ज्वाइन होना पड़ेगा. दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स. ये तब हो सकता है जब इंडिविजुअल की बॉडी से जर्म सेल्स को बाहर रिलीज किया जाता है. एज हैपन्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसा कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होता है. और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल्स जॉइनिंग देयर बॉडी टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स फॉर फ्यूजन. और ये हो सकता है जब दो इंडिविजुअल्स अपनी बॉडी को ज्वाइन करते हैं और जर्म सेल जो है वो एक दूसरे की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं ताकि वो फ्यूजन यानी कि जुड़ सके. एज हैपन इन मैनी एनिमल्स, जैसा कि काफी सारे एनिमल्स में होता है. तो यानी कि जर्म सेल्स या तो बॉडी के बाहर रिलीज करवाए जाएं और फिर वो मिलेंगे, या फिर बॉडी के एक दूसरे के अंदर इंजेक्ट किए जाएं ताकि वो अंदर ही फ्यूज हो जाएं. इफ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मेटिंग, अगर इंडिविजुअल्स को या फिर एनिमल्स को इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय अदर इंडिविजुअल्स. तो उनका जो सेक्सुअल मैच्योरिटी का स्टेट है वो दूसरी इंडिविजुअल के द्वारा पहचानना बहुत जरूरी है. मैनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, काफी सारे चेंज जो प्यूबर्टी के टाइम पे आते हैं, जैसे कि न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न, नए हेयर की ग्रोथ पैटर्न होना, आर सिग्नल्स, ये इशारा करते हैं दैट सेक्सुअल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस, कि सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रही है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल नीड्स स्पेशल ऑर्गन्स फॉर द सेक्सुअल एक्ट. अगर जर्म सेल्स का एक्चुअल ट्रांसफर दो लोगों के बीच में होना चाहिए तो उसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स का डेवलप होना जरूरी है ताकि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके. सच एज द पेनिस व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट, जैसे कि पेनिस है जो कि सीधा खड़ा होने के कैपेबल होता है. इन मैमल्स एज सच एज ह्यूमंस, थनधारी जैसे कि ह्यूमन बीइंग, द बेबी इज कैरिड इन द मदर्स बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड. बच्चा जो है वो मदर की बॉडी में बहुत लंबे पीरियड के लिए रहता है एंड विल बी ब्रेस्ट फीड लेटर, और फिर बाद में उसको ब्रेस्ट फीड करवाया जाता है. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मैच्योर टू अकोमोडेट दीज पॉसिबिलिटीज. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ब्रेस्ट को मैच्योर होना जरूरी है ताकि वो इन पॉसिबिलिटीज को अकोमोडेट कर सकें. लेट अस लुक एट द सिस्टम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आइए अब हम लोग सिस्टम में देखते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है. चलिए आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. डायग्राम आपके सामने है. The male reproductive system consists of portions which produce the germ cell and other portions that deliver the germ cell to the site of fertilization. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पोर्शन होते हैं. एक पोर्शन का काम है जर्म सेल को प्रोड्यूस करना और दूसरे पोर्शन का काम है जर्म सेल की डिलीवरी करना जहां पे फर्टिलाइजेशन होना है. द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन टेस्टिस. जर्म सेल्स जिनको मेल के लिए स्पर्म भी कहा गया है वो उनका फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर होता है. दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम. ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होते हैं स्क्रोटम के अंदर. बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स लो टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर.
क्योंकि हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो लोअर यानी कि कम होती है। We have discussed the role of the testes in the secretion of the hormone testosterone. हमने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में पता है इन द प्रीवियस चैप्टर। ये लाइन आप कट कर दो क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपके सिलेबस में से जा चुका है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, यहाँ पे टेस्टिस बनाने की जो भी प्रोसेस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन एडिशन टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स की जो फॉर्मेशन हो टेस्टिस, ओके सॉरी, टेस्टोस्टेरोन का काम है स्पर्म बनाना, और टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे बन रहा है, टेस्टिस के अंदर बनता है, और टेस्टिस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। तो इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो लगातार बनती रही, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे जो चेंज आते हैं, यानी कि जो हेयर्स का ग्रोथ पैटर्न है या फिर जो पेनिस का साइज का चेंज होना है, वॉइस में चेंज आना है, वो सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। The sperms formed are delivered through the vas deferens. स्पर्म की डिलीवरी वास डिफर्स के थ्रू होती है, विच यूनिट्स विद ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, जो एक ट्यूब से जुड़ जाती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों का टेस्टिस है जहाँ पे स्पर्म बन रहे हैं, और ये वास डेफर की ट्यूब है जो आगे जाके यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट हो रही है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन होता है, तो यानी कि यहाँ से यूरिन की और स्पर्म की सप्लाई होती है। The urethra thus forms a common passage for both the sperms and urine. तो जो यूरेथ्रा है, जो आपके सामने यहाँ पे ये पाइपलाइन है, ये कॉमन पैसेज बना रही है ताकि यहाँ से स्पर्म और यूरिन दोनों फ्लो कर सके। Along the path, इस path के along of the vas deferens, glands like prostate and seminal vesicles add their secretion so that sperms are now in a fluid which makes their transport easier, and this fluid also provide nutrition. तो आपको दो ग्लैंड्स यहाँ पे नजर आ रही होंगी, एक है सेमिनल वेसिल और एक है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो इन्हीं के काम आपको दिए गए हैं। प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल का काम क्या है कि वो अपने यहाँ पे केमिकल रिलीज कर देंगी ताकि जो स्पर्म्स है वो फ्लूइड बन जाए, ताकि आसानी से वो ट्रांसपोर्ट हो सके। और ये फ्लूइड न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को, क्योंकि स्पर्म्स ने किनको फर्टिलाइज करना है, एग्स को फर्टिलाइज करना है, तो उसके लिए स्पर्म्स के पास अच्छा न्यूट्रिशन होना जरूरी है। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज, स्पर्म्स छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, जो मेनली जेनेटिक मटेरियल की बनी होती हैं, एंड लॉन्ग टेल, और एक इनकी लंबी पूंछ होती है, दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल, जो उनको फीमेल जर्म सेल की तरफ मूव करवाती है। तो स्पर्म कैसे मूव करता है, विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग टेल, और ये जेनेटिक मटेरियल है, मतलब फादर से जो भी इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन आएगी वो उसका जो डीएनए है वो स्पर्म के अंदर होता है। यू कैन से लाइक दैट ऑल्सो सीमन एक्चुअली। तो ये आपके पास डायग्राम है, ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, यूरेथ्रा, टेस्टिस, वास डिफरेंस, स्क्रोटम। तो ये लेबलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो आई होप कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।